हेलो एवरीवन, नमस्कार। उत्कृष्ट क्लासेस दिल्ली पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक की क्लास में हमने अनुच्छेद 35 तक पढ़ लिया है, यानी कि अनुच्छेद 35 मूल अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल है और इसके पूर्व के सारे आर्टिकल हम पढ़ चुके हैं। यानी कि हमारे सर्वांगीण विकास के लिए हमारे संविधान में जो जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी जो कैटेगरीज है उस कैटेगरीज को मैंने पढ़ लिया था और कुछ उसके अपवाद थे उसको भी पढ़ लिया है। अब आज की क्लास में हम मूल अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब अधिकार मिल जाते हैं तो उन अधिकारों की आड़ में व्यक्ति स्वच्छंद ना हो जाए। उस स्वच्छंदता को रोकने के लिए संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन किया गया, हमें उसे ही पढ़ना है। तो देखते हैं आज की क्लास की फ्रेमिंग क्या है, फिर उसके बाद हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसमें जानेंगे कि सबसे पहले जो मूल कर्तव्य है उसका अर्थ क्या होता है, फिर जानेंगे कि क्या मौलिक कर्तव्य मूल रूप से हमारे संविधान में गिवन था अथवा नहीं, फिर जानेंगे कि अगर नहीं गिवन था तो इसे कब और किस समिति के सिफारिश पर लाया गया। उसके बाद फिर यह जानेंगे कि यह फोर्सेबल है या फिर इसी में जानेंगे कि कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनका वो प्रवर्तनीय कराया जा सकता है और कुछ ऐसे हैं जिनको प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता। फिर जानेंगे 2002 का 86वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसके माध्यम से भी संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। और फिर हम वर्मा समिति जानेंगे और इसके बाद इसी में हम जानेंगे कुछ केसेस हैं इसे फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज का सिंपल सा अर्थ है कि आपको राष्ट्र के प्रति, राज्य के प्रति, लोगों के प्रति, समाज के प्रति सद्भावना रखनी है और नेक काम करने की आपके अंदर एक व्यक्तित्व होना चाहिए कि आपके कार्य से न देश को, न प्रदेश को, न वहाँ के रहने वाले लोगों को और ना ही वहाँ की सभ्यता को, संस्कृति को, कल्चर को और वहाँ के जो राष्ट्रीय गौरव के एलिमेंट्स हैं उसमें चाहे संसद भवन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, देश का संविधान हो, कानून हो, इन सब के प्रति आपको सकारात्मक रहना है। यानी कि राष्ट्र के प्रति जो भी अच्छी बातें हो सकती हैं आपको वही करना है, इसके बियॉन्ड काम नहीं करना है। अगर आप इसके बियॉन्ड काम करते हैं तो आप अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं और आप इसके बियॉन्ड काम नहीं करते तो अपने मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। तो कुल मिला के आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य का आशय यह है कि व्यक्तियों को, नागरिकों को यह करना है कि उनके द्वारा राष्ट्र के लिए कोई विरोधी कार्य उनके द्वारा ना किया जाए। सिंपल सा अर्थ है कि राष्ट्र विरोधी कार्य ना करो, नहीं तो यह आपके कर्तव्य से विमुख होने को दर्शाता है। आई थिंक आप इसका अर्थ समझ गए। अब हम जानते हैं संवैधानिक स्थिति। जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय हमारे संविधान निर्माताओं को यह प्रतीत नहीं हुआ कि मौलिक कर्तव्य जैसे प्रावधान को संविधान में डाला जाए। उसका कारण ये भी रहा होगा कि चूंकि जो संविधान निर्माता सदस्य थे वो सब लोग फ्रीडम फाइटर थे और उन्हें लगा कि भारत के नागरिक भारत को आजाद कराने के लिए हमारे संविधान बनाने से पूर्व भी कर्तव्य कर रहे हैं। आप जान रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से आजादी हमें हाथ जोड़कर नहीं मिली हुई है, चाहे वह बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंका जाना हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध कार्यवाही हो, भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, करो मरो का नारा रहा हो, इंकलाब जिंदाबाद। ये मतलब कुछ ऐसे घटनाएं हैं जो यह स्पष्ट करती हैं कि हमारे देश के नागरिकों में कर्तव्य की कमी नहीं थी।
तो हमें लगता है कि इसी वजह से संविधान निर्माता संविधान में मौलिक कर्तव्य के प्रोविजन को नहीं ऐड किए। उनका मानना रहा होगा कि इतने दिन से लोग कर्तव्य ही तो कर रहे हैं, आतताई अंग्रेजों को भगाने के लिए लगातार कर्तव्य ही कर रहे हैं, अब हम कर्तव्य का प्रोविजन क्यों डालें इसमें। हम उनको अधिकार देते हैं और वे अधिकार में खूब जिए और अच्छे से अपनी गतिविधियों का संपादन करें, स्वतंत्र होकर अपनी विजय को मनाएं। इसी वजह से संविधान निर्माता शायद इसको ऐड नहीं किए। दूसरा कारण ये भी रहा होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसमें अपवाद की श्रेणी में एक तरीके से मौलिक कर्तव्य ही है। जैसे एग्जाम्पल में अनुच्छेद 19 में कहा गया है आपको बोलने की आजादी है, लेकिन इसके ही अपवाद में ये कहा गया है कि आप ऐसा नहीं बोल सकते कि देश की एकता, अखंडता या लोगों में जो भाईचारा है वह समाप्त हो जाए। दूसरा एग्जाम्पल, आपको घर बनाने की आजादी है तो आप घर बनाइए, लेकिन घर में आप बम की फैक्ट्री नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से पहले ही कर्तव्य डाल दिए गए थे। तो मेनली दो कारण मैंने आपको बताए, और भी कारण हो सकते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह क्लास है, इसलिए इस क्लास को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना उचित नहीं है। तो अभी तक की क्लास का सेंस ये है कि मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन नहीं था, लेकिन आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी जब सरकार में आई तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान उन्हें यह लगा कि मेरे अकॉर्डिंग लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जो ये लोग हैं मेरे अकॉर्डिंग या कानून के अकॉर्डिंग, ये इंदिरा जी का मानना है, सत्य क्या है असत्य क्या है वह इस चीज से परे है। तो उन्होंने सोचा कि लोग अपने अधिकारों की आड़ में अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं, इसलिए अब इनको एहसास कराना पड़ेगा कि भाई साहब या हे देशवासियों, आपको अधिकार तो मिले हैं लेकिन अब आपको कर्तव्य भी मिलेंगे और उनका आपको निर्वहन करना पड़ेगा। और एक कारण ये हो सकता है, ये लिखा नहीं जाता फॉर अंडरस्टैंडिंग आपके, क्योंकि जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है यह रूस से लिया गया है और उस समय कुछ वैश्विक परिदृश्य इस प्रकार से था कि अमेरिका, पाकिस्तान और बड़े बड़े देश भारत के विरुद्ध थे। तो भारत की मजबूरी थी कि वह रूस के नजदीक रहे। इस वजह से भी उन्होंने सोचा कि रूस में कर्तव्य की बहुत बड़ी बात है और क्यों ना हम वहां से कुछ प्रावधान अपने संविधान में डाल लें ताकि हमारी जो रूस से मित्रता है वह और घनिष्ठ हो जाए। तो ये सब कारण रहे होंगे मे बी। अब हम जानते हैं कि इसको किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। तो आप जानते हैं स्वर्ण सिंह, इन्हें यह काम दिया गया कि आप ढूंढिए जरा या हमें अनुशंसा कीजिए, रिकमेंड कीजिए कि कौन कौन से कर्तव्य हैं जो नागरिकों को मिलने चाहिए और उसे संविधान में डालना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह के द्वारा 8 प्रकार की जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी उनको कहा गया कि आप इन्हें ऐड कर दीजिए, लेकिन कुछ ऐसी अनुशंसाएं थी जिसको स्वर्ण सिंह समिति में नहीं कहा गया था और कुछ कहा गया था उसको शामिल नहीं किया गया। तो 8 की रिकमेंडेशन उन्होंने दिया, लेकिन 10 जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको संविधान में डाला गया। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में 10 प्रकार के मूल कर्तव्य ऐड किए गए। अब जरा इन 10 को ध्यान में रख लेते हैं। अभी तक की सारी बातें इंपॉर्टेंट थी, जैसे कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जोड़ा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जिस समिति की सिफारिश पर संविधान में यह आर्टिकल डाला गया वह थी स्वर्ण सिंह समिति, और आर्टिकल में स्थान दिया गया 51 का। और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है यह लिया गया है रूस से, यानी कि उस समय का यूएसएसआर। और अगर प्रश्न बने कि सबसे पहले मूल कर्तव्य का प्रावधान कहाँ डाला गया,
तो जापान में, लेकिन हमारे देश में जापान से नहीं लिया गया है इसका अर्थ, बल्कि रूस के संविधान से प्रभावित होकर हमारे संविधान में ये फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन किया गया है। और इसके बाद हम दो चीजें और जानेंगे, इमामुअल केस और वर्मा समिति। लेकिन उसके पहले हम 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जान लें। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जानते हैं कि ये जो वो फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन हमारे संविधान में डाला गया तो वह कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार भी सत्ता में आई, तो उसने सोचा होगा कि चलो इन लोगों ने कुछ किया है तो हम भी इसमें कुछ करें। तो उनको कुछ नहीं सूझा तो एक आर्टिकल और डाल दिए, सॉरी एक पॉइंट और डाल दिए, उसको काउंटिंग की दृष्टि से उसको 11 कर दिए और उसमें जोड़ दिया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, यह उनके अभिभावकों का कर्तव्य होगा। तो टोटल में संख्या जो है वह 11 है। अब इन 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज को हैं इनको देखते हैं। पहला है नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। मतलब सिंपल सी बात है कि नागरिकों को राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी हुई सारी बातों का सम्मान करना चाहिए। और ऑलमोस्ट सभी नागरिक करते भी हैं। और इस पर एक रिपोर्ट भी है, हमारे देश के एक जज थे, उन्होंने कहा कि भारत के 99.9% ऐसे लोग हैं जो अपने कर्तव्य को संपूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, इसी जगह हम इमामुअल केस को बता देते हैं। इमामुअल केस, ये केस क्या था? ये केरल के एक ईसाई व्यक्ति थे। इन्होंने कहा कि मैं धर्म से ईसाई हूं और हमारा धर्म हमें यह इजाजत नहीं देता कि हम हिंदुओं की भाषा संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करें या उच्चारण करें। इसके पीछे का उनका तर्क यह था कि हमें संविधान ने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और चूंकि संस्कृत बहुसंख्यक हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और मेन विवाद का कारण इसमें यह था कि जो हमारा वंदे मातरम है इसमें कुछ संस्कृत शब्द लिखे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इसका गायन नहीं करेंगे, क्योंकि यह हिंदुओं की लोकप्रिय भाषा संस्कृत का वर्ड है और इसकी रचना भी संस्कृत में होगी। हाई कोर्ट ने कहा सुधर जाइए वरना इतने कोड़े आपके ऊपर पड़ेंगे कि आपका धर्म और आपका तर्क दोनों दोबारा आपके मुंह से नहीं निकलेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो पहला हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, क्यों ये फोर्सिबल है। अगर आप राष्ट्रगान का अपमान करते हैं, राष्ट्रगीत का अपमान करते हैं, तो आपके ऊपर कड़ाई से कार्यवाही होगी। तो एक चीज आपको यहाँ क्लियर होगी कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वह फोर्सिबल और नॉन फोर्सिबल दोनों है। यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के जो फोर्सिबल हैं। आप राष्ट्रगान का अपमान करेंगे, आपके ऊपर कड़ाई से कार्यवाही होगी। तो दिमाग से इस भ्रम को निकाल देना। खैर आप लोगों को ये बातें पहले से अंडरस्टैंड है कि कुछ जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह प्रवर्तनीय है और कुछ प्रवर्तनीय नहीं है। तो पहली प्रवर्तनीय है, आपने देख लिया इमामुअल केस केरल का। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में रखें और उनका पालन करें। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जानते हैं बहुत दिन तक हम गुलाम रहे और जो गुलामी थी अभी भी लोगों में दिखती है। इसीलिए कह दिया गया कि जो हमारे प्रतीक थे, हमारे सिंबल थे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को आजाद कराने के लिए, जैसे इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, करो या मरो, मतलब ये सब जो बातें थी इनको आप सदा स्मरण रखिए। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। सिंपल सी बात है कि आप जिस देश में रह रहे हैं उस देश की एकता अखंडता को बनाए रखें। भारत के किसी भी भूभाग पर किसी
पड़ोसी देश का अटैक हो गया या किसी भी देश का अटैक हो गया, अब आप कहेंगे यह काम केवल सैनिकों का है, केवल यह काम सैनिक करें, हम नहीं करें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और आप ध्यान दीजिए, जब मैं आर्टिकल 23 पढ़ा रहा था, आप उससे लिंक करिए इसको, उसमें कहा गया था कि बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा, लेकिन उसके अपवाद में कहा गया था कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए आपसे बेगार कराया जा सकता है। तो आप इसको जोड़ सकते हैं और यह अनुमान लगा सकते हैं कि चीजें पहले से भी थी, फिर भी क्यों इसको ऐड किया गया। इसमें लगभग सारी बातें हैं जो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं, रिटन फॉर्म में लिखी हुई हैं, अर्थ लगाने के संदर्भ में नहीं, लेकिन फिर भी इसको ऐड करके पढ़ने के लिए, परीक्षार्थियों पर बोझ बढ़ाने के लिए इसको लिख दिया गया है। मैं तो यही मानता हूं फिलहाल। फिर है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ये जो पॉइंट है, ये तो हमारी प्रस्तावना में भी दिखता है। और लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व, भाई कहा गया है ना कि आपके अधिकार हैं। आप किसी को जाति धर्म मजहब के आधार पर ये नहीं कहेंगे कि आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं, आपको ये काम नहीं करने दिया जाएगा, आपको यही काम करने दिया जाएगा, पहले से ही था। फिर इसमें है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। अरे भाई, वसुधैव कुटुंबकम सब जानते हैं, इसका सिंपल सा अर्थ है ये। और फंडामेंटल राइट्स में भी तो यही कहा गया है कि आपको अधिकार मिला है बोलने के लिए, लेकिन आप किसी धर्म की किसी पुस्तक को ये नहीं बताएंगे एकदम ये गलत है, इसको फाड़ के फेंक देना चाहिए, इसको जला देना चाहिए, आप उसको जला रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें भी यही कहा गया है। फिर अगला है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। इसका मतलब ये हुआ कि आज सतत विकास एजेंडा 21, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ये सब हो रहे हैं। तो ये सब होने के पीछे का मूल कारण क्या है कि हमने अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, अंधाधुंध हमने वृक्षों की कटाई किया, अंधाधुंध हमने जल का विदोहन किया, और स्थिति ऐसा आ गई कि पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है और हमारे लिए शुद्ध ऑक्सीजन नहीं बची है। जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इतना पहुंच गए हैं कि मास्क लगाने के बाद भी वो इंटर मार जा रहे हैं बॉडी में। तो कहा गया है कि सर, आपके कर्तव्य है कि आप पेड़ को लगाएं, पेड़ों को अंधाधुंध न काटें। और आप जानते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो वही काम करेंगे जो उनके लिए भी नुकसानदायक है, राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक है, संविधान विरुद्ध भी है। तो उनसे लड़ने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए 2 अधिनियम बना दिया गया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना दिया गया, और डिवाइड कर दिया गया वृक्षों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को, पत्थरों को, कि आप इनको नहीं यूज कर सकते, आप चंदन का पेड़ नहीं काट सकते, आप मोर का शिकार नहीं कर सकते, आप शेर का शिकार नहीं कर सकते। बोलेंगे हमारा मन है कि हमें अधिकार मिला है, जीवन एवं देश स्वतंत्रता का अधिकार, हम उसमें हमारा भोजन करने का भी अधिकार है, और हमें लगता है कि हम शेर का ही मांस भक्षण करें, खाएं। कोर्ट और प्रशासन पकड़ के आपको ठूंस देगा जेल में, बोलेगा अब यही कि 4 रोटी सुबह शाम खाओ, जो मिल जाए, ना मिल जाए पड़े रहो इसी में। तो यह कर्तव्य है कि आप प्राकृतिक का संरक्षण करें। फिर अगला है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। मतलब खूब पढ़े लिखें, और इसका मतलब ये नहीं कि हर आध व्यक्ति साइंटिस्ट बन जाए। इसका मतलब ये है कि आप ज्ञानार्जन करें और इनोवेशन करें, लेकिन इनोवेशन में आपको बम बनाने के लिए, परमाणु बम बनाने के लिए अधिकार आपको नहीं है। यह जो कार्य है वह सरकार करती है, सरकार के कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है। आप ऐसे वैज्ञानिक नहीं बन सकते, और आप इतने वैज्ञानिक हैं तो आप भारत सरकार से संपर्क करिए, लेकिन आप खुद इसकी फैक्ट्री नहीं लगा सकते कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान अर्जन करने की बात की गई, हमने इतना ज्ञान अर्जन कर लिया कि हमने परमाणु बम खुद ही बना लिया है। अब हम जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के पास, वो हमको मान्यता दे कि विश्व में एक ऐसा भी व्यक्ति हो गया है, देश नहीं व्यक्ति हो गया है, जिसको प्रथम परमाणु बम बनाने का वो दिया जाए, अवार्ड दिया जाए। ये नहीं हो सकता। फिर है, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि एक लोग भी मिलकर, 2-4 लोग भी मिलकर, 2-4 लोग मिलेंगे, समूह बन जाएगा, ये सब लोग मिलकर विकास को
प्रेरित करें, जैसे सहकारिता के माध्यम से कोई कार्य करें, कोई फैक्ट्री लगा ले, कोई उद्योग लगा ले, ये सब काम करें जिससे हमारे देश का विकास हो। फिर लास्ट, माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। और आप जानते हैं इसे 21A में फंडामेंटल ड्यूटी के तहत 21A में फंडामेंटल ड्यूटी के तहत भी इसे रखा गया है। आई थिंक आपने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज को आसानी से अंडरस्टैंड कर गए हैं, ऐसी मेरी होप है। अब आगे हम पढ़ते हैं वर्मा समिति। ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे J.S. वर्मा जी। तो इनको कहा गया कि सर जी आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और चूंकि जब कोई भी बात होगी तो लोग न्यायालयों के पास ही जाएंगे, तो आप ही बताइए क्या कुछ ऐसी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिन्हें फोर्सिबल बनाया जा सकता है। तो इन्होंने अपना रिसर्च किया और अपनी जो भी रिसोर्सेस थे, जो भी आंकड़े थे, उसके आधार पर इन्होंने कंक्लूजन दिया कि देखो जरूरत है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल्स ड्यूटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप प्रवर्तनीय बनाइए। प्रवर्तनीय का मतलब कि अगर उसका कोई पालन नहीं करता, जैसे कोई तिरंगा है उसको फाड़ फाड़ के फेंक रहा है, उसमें रोटी लपेट रहा है, उसमें तंबाकू खैनी रख रहा है, हमारे देश का संसद भवन है, हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की बिल्डिंग है, उस पर थूक रहा है, महात्मा गांधी जी को गाली दे रहा है, हमारे पर्यावरण का विदोहन कर रहा है, यानी कि महत्वपूर्ण चीजों में चाहे महत्वपूर्ण वृक्ष हों या फिर महत्वपूर्ण जीव जैसे मोर हो गया, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, उसका ये लोग शिकार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो ये मन बना लिए हैं कि हम वही काम करेंगे जो संविधान विरुद्ध है। तो ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए आप इनको फोर्सिबल करें, और अगर इनको कोई नहीं मानता है तो इन पर कानूनी कार्यवाही करें। आई थिंक आज की क्लास आपको अंडरस्टैंड कर गई है। मैं रिवीजन करा देता हूं एक बार कि मौलिक कर्तव्य मूल रूप से हमारे संविधान में नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 10 प्रकार के मूल कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़े गए। सरकार आई 2002 में के पहले एनडीए की यानी कि भाजपा की, उन्होंने एक और फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ दिया, और गणना की दृष्टि से वर्तमान में हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वह है 11। या केवल नागरिकों को प्राप्त है, व्यक्तियों का फंडामेंटल ड्यूटीज से कोई मतलब नहीं है। और इसी में हमने ये भी जाना कि इमामुअल केस में कोर्ट ने कहा है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जिसका आपको पालन करना पड़ेगा। आप वंदे मातरम गाएं या ना गाएं, लेकिन आप उसका अपमान नहीं कर सकते। वंदे राष्ट्रीय गीत या राष्ट्रीय गान कहीं गाया जा रहा है, आपको सावधान की मुद्रा में खड़ा रहना पड़ेगा। तो वर्मा समिति का गठन किया गया कि क्या जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इन्हें फोर्सिबल बनाया जा सकता है या नहीं। वर्मा समिति की सिफारिश थी कि हाँ, इसे फोर्सिबल बनाया जा सकता है। आई थिंक, और लास्ट चीज, ये इंपॉर्टेंट चीज इसी में यह है कि हमारे जो देश में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन है वह रूस से लिया गया है, और सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन जापान में किया था। आई थिंक आपको यह क्लास समझ में आई होगी और आने वाले एग्जाम्स के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।